हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मानव विक्रम सिंह एंड काफ़ी दिन से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ माय शेड्यूल। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। जैसे मुझे वक्त मिला मैंने सोचा कि लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर प्रिपरेशन। और एक बार फिर फुल जोश के साथ में, फुल मोटिवेशन के साथ में विल ट्राई टू ब्रिंग आउट फ्यू लेक्चर्स सो दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। नाउ द रीज़न फॉर डिज़ाइनिंग दिस लेक्चर इज़ the prices of the fuel. See, there are a lot of news which are going in the newspapers these days, but for me, for economics point of view, मेरे लिए fuel prices एक ज़्यादा important news है जिसके basis पे UPSC question पूछ सकता है. So यहाँ पे it's all about the politics. It's all about the politics behind discovery of oil. किस तरीके से इंडिया में ऑयल के प्राइस डिसाइड होते हैं, कंज्यूमर्स का रोल क्या है, what is the role of the center and the states, and why in spite of decreasing the benchmark index of crude oil, that is Brent, still consumers are not able to get the benefit. So इस lecture को मैंने नाम दिया है Crudonomics. I have given the name to this lecture as Crudonomics, the economics behind crude oil. So if I start the lecture, what is क्रूडोनॉमिक्स? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। कोई भी मार्केट जो होता है वो दो फैक्टर पे डिसाइड होता है। एक फैक्टर होता है मेरा डिमांड और दूसरा फैक्टर होता है सप्लाई। नाउ एडम स्मिथ या फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी डिमांड एंड सप्लाई की बात ही करती है। सो अगर मैं डिमांड की बात करूं तो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं और प्रोड्यूसर सप्लाई करते हैं। एडम स्मिथ ने कुछ ऐसा बोला था कि सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को ही मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए। नाउ कंज्यूमर डिमांड करता है मतलब क्या है? कंज्यूमर इज डिमांडिंग से फॉर एग्जांपल डीजल। डीजल क्यों डिमांड करता है? बिकॉज डीजल इज समथिंग रिलेटेड टू द लाइफ स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल, सो देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ डीजल। पर्टिकुलरली क्रूड ऑयल इज रिक्वायर्ड इन एवरी सप्लाई चेन। किसी भी तरीके का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, चाहे फैक्ट्रीज रन करने की बात करें, तो डीजल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। तो इसीलिए कंज्यूमर डिमांड करता है। लेकिन जो डीजल और पेट्रोलियम पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो कंज्यूमर का डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर माना जाता है। इट इज कंसिडर एज डिस्क्रेशनरी। दैट मीन्स यहाँ पे उसकी फुल ऑटोनॉमी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे मेरी कोई इनकम हुई मान लो 100 रुपीज़ की, उसमें से मैंने अपने टैक्सेस पे किए, टैक्सेस को मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, तो आता है डिस्पोजेबल इनकम। That means my income minus the taxes. This is called as disposable income. Disposable income से जब मैं बेसिक नेसेसिटी को हटाता हूँ, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, तो आती है मेरी डिस्क्रेशनरी इनकम। ये मेरी ऑटोनॉमी पे डिपेंड करती है कि मैं किस एरिया में खर्च करना चाहता हूँ। यस, सो डीजल और पेट्रोल पे जो एक्सपेंडिचर होता है इट इज कंसिडर्ड एज डिस्क्रेशनरी। दैट मीन्स ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे डिसाइड होता है। नाउ कंज्यूमर जो डिमांड करता है उसी के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्ट्स जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल की हम बात करते हैं, पेट्रोल या फिर डीजल, यस, केरोसिन या फिर एलपीजी। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कैसे करता है? इसमें भी एक सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट होता है। सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं थोड़ा। सी, सप्लाई चेन में 3 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब यहां पे मेरा पॉइंट है द पर्सन हु इज एक्सप्लोरिंग इट। से फॉर एग्जांपल कि क्रूड ऑयल को मैंने एक्सप्लोर करके निकाला, दैट मीन्स एक्सप्लोरेशन होता है। जो ऑयल रिग कंपनीज होती हैं, एक्सप्लोरेशन। सेकेंड होता है एक्सप्लोरेशन के बाद रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। और रिफाइनिंग के बाद क्या होता है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये होता है पूरा सप्लाई चेन, एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इंडिया में क्रूड ऑयल का जो परसेंटेज है, एक्सप्लोरेशन का परसेंटेज है, वो बहुत लो है। दैट मीन्स वी डिपेंड मोर ऑन इंपोर्ट। यस, बट रिफाइनरी जो है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर कंट्री। जो इंडिया का ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट है वहां पे आपने देखोगा बहुत सारी रिफाइनरीज। तो हम क्रूड ऑयल फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। वी इंपोर्ट द क्रूड ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट
and we refine it in the oil refining companies. Yes, that means we produce product. Yes, like kerosene, like diesel. These are the various product, like petrol. ये हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं. यस, तो हमारा इसमें रिफाइनरीज का जो रॉ मटेरियल वो क्या होता है? क्रूड ऑयल. रिफाइनरीज के रॉ मटेरियल को बोलते हैं क्रूड ऑयल. यस, इस रॉ मटेरियल का यूज करके, टेक्नोलॉजीज का यूज करके, उसकी प्रोसेसिंग करके वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं मार्केट में. यस, इस प्रोडक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और इस टैक्स को हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी. एक्साइज ड्यूटी. तो जो भी प्रोडक्ट इंडिया में प्रोड्यूस होता है एंड विच इज मेंट टू बी कंज्यूम्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाती है? एक्साइज ड्यूटी. यस, एक्साइज ड्यूटी के बाद क्या होता है? ये प्रोडक्शन कॉस्ट में टैक्स की तरह ऐड हो जाता है. उसके बाद क्या होता है? क्रूड ऑयल कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, लाइक फॉर एग्जांपल IOCL, BPCL. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स इनका काम होता है सेल्स करना. तुमने पेट्रोल पंप्स का एग्जांपल देखा होगा, वहाँ पे सेलिंग होती है. ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती है. सेलिंग से पहले स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स लगाती है, उसको बोलते हैं हम लोग सेल्स टैक्स. दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों का ही रोल है, लेकिन सप्लाई चेन में अलग अलग पॉइंट पे, प्रोडक्शन पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है और सेल्स पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है. नाउ एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट इन डिसाइडिंग द रेट ऑफ टैक्सेस. यस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? सेंटर के पास एडवांटेज है पहले ही एक्साइज ड्यूटी लगाने का. से फॉर एग्जांपल अगर सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगा दी तो स्टेट्स के पास अपॉर्चुनिटी टैक्स लगाने की कम है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्राइस शूट अप करेगा अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी. इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ क्रूड ऑयल. दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिक्स ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसिंग. दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिक्स ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसिंग. आई होप यू माइट हैव गॉट दिस पॉइंट. दैट मीन्स जो क्रूड ऑयल से हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. एक्सप्लोरेशन इंडिया में नहीं हो पाता है. इंडिया में होता है लेस देन 30%. लेस देन 30% एक्सप्लोरेशन हम कर पाते हैं. दैट मीन्स मोर देन 70% में हम डिपेंडेंट करते हैं. कहां पर? मिडिल ईस्ट पर. वहां से एक्सप्लोरेशन होकर के इंडिया की रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज में आता है. यहाँ पर रिफाइन होता है जहाँ पे एक्साइज ड्यूटी सेंटर लगाता है. उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास जाता है जो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स टैक्स. दैट मीन्स लॉजिक क्या हुआ यहाँ पे? लॉजिक ये हुआ, क्रूड ऑयल हैज बीन इंपोर्टेड. यस, क्रूड ऑयल पे लगी एक्साइज ड्यूटी, सेंटर ने लगाया. यस, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का कॉस्ट है 100 रुपीज, रिफाइनरिंग का कॉस्ट हो गया मान लो 50 रुपीज. रिफाइन करने में पैसा लगा, हमने उस पर क्या लगा दिया? एक्साइज ड्यूटी लगा दी. मान लो कि 10 रुपीज हमने एक्साइज ड्यूटी लगा दी, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया अभी यहाँ पे? 160. ये 160 हो जाता है कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज. तो क्या बोलते हैं? ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी. दिस इज कॉल्ड एज ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी. यस, जैसे IOCL. अब डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या लगा देगी? सेल्स टैक्स. अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस लगाती है. तो मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिया सेल्स टैक्स, कितना? एज्यूम करते हैं 10% लगा दिया. 160 का 10% कितना हुआ? 16 रुपीज. दैट कम्स आउट टू बी 170 रुपीज. ये कंज्यूमर को प्राइस मिलता है. यस, एट दिस प्राइस द कंज्यूमर इज गोइंग टू परचेज अ गुड, दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ये पेट्रोल में अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला केरोसिन, इट कैन बी LPG, it can be diesel or it can be petrol. I hope you might have got this point. Yes, तो जो ये सेंटर का रोल है और ये जो स्टेट का रोल है, सेंटर और स्टेट का रोल अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हो गया इकोनॉमिक्स का रोल, सेंटर भी कर रही है, स्टेट भी कर रही है. दैट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ फेडरलिज्म. देयर इज एन इशू ऑफ फेडरलिज्म. यस, एंड कस्टमर कहाँ है? कस्टमर यहाँ पर है. यस, so this is about the crudeonomics which work. Now recently ये न्यूज में क्यों है? इसका रीजन क्या है? देखते हैं इसको ध्यान से. कंटेक्स्ट क्या है? सेंटर की जो रिलेशनशिप है वो फ्यूल के साथ चेंज हो रही है. इसका कॉन्सेप्ट समझिए. कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे सकता है.
किसके लिए? अज्यूम करते हैं डीजल के लिए। तो मान लो कि ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कॉस्ट बढ़ रही है, इस लेवल पे बढ़ रही है, लेकिन सिंस इंडिया का जो कंज्यूमर है वो बहुत रिच नहीं है, दे आर ईदर पुअर और मिडिल क्लास, तो इसीलिए सेंटर अब तक क्या करता था, स्टेट क्या करते थे, इसको सब्सिडाइज करते थे, दे यूज्ड टू सब्सिडाइज, सेंटर यूज्ड टू सब्सिडाइज इट। तो कॉस्ट अगर बढ़ रही है फिर भी वो पैसा नहीं लेते थे ज्यादा कस्टमर से, हमेशा क्या करते थे, सब्सिडाइज करने की कोशिश करते थे। किस चीज को सब्सिडाइज करते थे? प्राइजेस को सब्सिडाइज करते थे। अगर इस पॉइंट, तो सब्सिडी की वजह से क्या होता था, प्राइजेस कांस्टेंट रखते थे ये कस्टमर्स के लिए, और ये जो गैप होता था इसको हम लोग बोलते थे अंडर रिकवरी। इसको हम क्या बोलते थे? दैट गैप यूज्ड टू बी कॉल्ड एज अंडर रिकवरी। अंडर रिकवरी, इस टर्म को याद रखिएगा, अंडर रिकवरी। Just 1 minute, write it clear. Yes, it was called as under recovery, और इसी को हम लोग बोलते थे सब्सिडी गिवन बाय सेंटर। यस, that was the same, was called as subsidy given by center. Yes, now recently अभी क्या हो रहा है? Recently what is happening? Recently हो रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन जा रहे हैं, और जब क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन जा रहे हैं तो इस सिचुएशन में, जैसे मान लो कि ये बात करते हैं क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन जा रहा है, तो अगर ये इस तरीके से जा रहा है, इट इज डिक्रीजिंग फॉर एग्जांपल, दैट मीन्स जो पहले सेंटर को सब्सिडाइज करना हो रहा था वहां पे सेंटर फायदा उठा सकता है। तो सेंटर ने क्या किया है कि अभी कंज्यूमर को ये प्राइस सस्ते में मिल सकता था। अज्यूम करते हैं कि प्राइस पहले 100 रुपीज था कॉस्ट, और अभी कंज्यूमर मिल सकता है 60। तो सेंटर ने क्या किया है, यहां पर मैंने आपको समझाया था कि सेंटर का रोल है, देयर इज अ रोल ऑफ सेंटर इन एक्साइज ड्यूटी। सेंटर ने इस प्रॉफिट को लेने के लिए अपनी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है। तो जो 40 रुपीज का प्रॉफिट, यहां पे अगर मैं 100 रुपीज अज्यूम करूं, तो जो 40 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता था कंज्यूमर को, वो सेंटर के पास एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में जा रहा है, जिससे प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम रहे। अगर दिस पॉइंट, और करेंटली व्हाट इज हैपनिंग, करेंटली कोरोना का इशू भी है, तो पीपल आर नॉट कमिंग आउटसाइड देयर हाउसेस, सो जो उनका कंजम्पशन है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था डिमांड एंड सप्लाई का, तो जो कंज्यूमर का कंजम्पशन है, जो डिमांड है, वो कम हो रही है। यस, और सेंटर को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटर अपने पैसे को कैसे निकाल रहा है, सेंटर इज इंक्रीजिंग द एक्साइज ड्यूटी। सो जो पहले सेंटर को सब्सिडाइज करना पड़ रहा था, अभी सेंटर को उससे क्या हो रहा है, दे आर गेनिंग रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग द एक्साइज ड्यूटी। दिस इज कॉल्ड एज पॉलिटिक्स। तो सेंटर्स रिलेशनशिप विद द फ्यूल हैज बीन हिस्टोरिकली कॉम्प्लिकेटेड। मैंने समझाया ना कि किस तरीके से पहले सब्सिडाइज करना पड़ता था, किसको, अंडर रिकवरी को। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती थी, ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती थी, जैसे IOCL, BPCL, इनको सेंटर सब्सिडाइज करता था। तो अभी वो क्या हुआ है, सिंस क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे गया है, बिकॉज डिमांड फॉल कर रही है ग्लोबली और एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, so that is why that benefit is not given to consumer, center is extracting that benefit in their pockets, इससे सेंटर की इनकम बढ़ रही है। So as the oil prices over the past few years, the relationship has been changing. Yes, prices of the crude oil and raw petroleum have been crashed. Yes, international prices क्या हुए हैं, क्रैश कर गए हैं, लेकिन इंडियन प्राइजेस पे ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। Yes, so that's all about the politics of crude oil. Are getting this point? This is the changing context. Now how the things are changing, देखिए ध्यान से। 21 Feb को क्या हुआ है, 2020, 21 Feb प्राइजेस, 21 Feb को क्या हुआ है, बैरल ऑफ ब्रेंट क्रूड, ये है ग्लोबल इंडेक्स, दिस इज अ ग्लोबल इंडेक्स। यस, तो जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस होता है, ये इसी ग्लोबल इंडेक्स से लिंक होता है, ये चीज आपको याद रखनी। तो जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड का बेंचमार्क जो है ऊपर नीचे जाता है, उसी तरीके से क्रूड ऑयल का प्राइस भी ऊपर नीचे, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है। यस, सो अभी क्या हुआ है, द बेंचमार्क फॉर इंडियन प्रोड्यूसर्स वर अबाउट $59। यस, एज द वर्ल्ड लॉकडाउन बाय 21 अप्रैल की बात कर रहे हैं, ब्रेंट plunged to $9। दैट मीन्स जो पहले $59 जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का प्राइस था, वो अब कहां पे प्लंज कर गया है, $9 पे प्लंज कर गया है, इतना डाउन। That means 85% डाउन है। As a result, India imports in April
fell 12% in volume terms and 63% in value terms. अगर इंटरनेशनल प्राइस डाउन आया है and since we have to import the crude oil in, we'll have to pay the money in dollars, so कहीं ना कहीं यहाँ बेनिफिट किसको है? इंडिया को है। यहाँ पे हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होगा और हमारा फॉरेक्स जो है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है और वर्ल्ड में डिमांड भी कम हो रही है, इंडिया में डिमांड भी कम है, तो कहीं ना कहीं वी कैन सेव अवर फॉरेक्स विद दैट। तो नाउ व्हाट वी आर सेइंग, इवन इफ द प्राइसेस आर डिक्रीजिंग बाय 85%, then also the Indian prices are not decreasing. Reason is, हमने जो आपको समझाया है सेंटर एंड स्टेट। देखिए इस पॉइंट को, यहां पे क्या हो रहा है? डेली प्राइसेस, डेली प्राइस अपडेट्स बिगन। दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडियन कंज्यूमर्स आर पेइंग मोर देन लाइकली द मार्केट प्राइस। देखिए ध्यान से, ब्रेंट क्रूड जो है वो देखिए इस तरीके से मूव किया है, यस, अप एंड डाउन गया है, लेकिन सिंस इंडियन कंज्यूमर्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है ताकि क्रूड ऑयल का प्राइस जो है मार्केट में, पेट्रोल का प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहे, नियर कांस्टेंट रहे, जिससे कंज्यूमर्स को ज्यादा अफेक्ट ना पड़े। दैट मीन्स जो गैप है, ये गैप क्या होता है? दिस गैप इज कॉल्ड एज सब्सिडी, जिसका मैंने नाम यूज किया था अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी। बट अगर तुम यहां पे देखो तो यहां पे ब्रेंट क्रूज क्या है? काफी डाउन आया, लेकिन फिर भी सेंटर ने प्राइस डाउन नहीं किया। दैट मीन्स जहां सेंटर अब तक डिफेंसिव रोल प्ले कर रहा था, अपने आप को सेव कर रहा था, वहां पे सेंटर अब एग्रेसिवली, सेंटर इज गेटिंग रेवेन्यू एग्रेसिवली बाय इंक्रीजिंग द टैक्स। विच टैक्स? एक्साइज ड्यूटी। सेंटर ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया। अगर दिस पॉइंट, सो कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है, जो मार्केट प्राइस, इंटरनेशनल मार्केट प्राइस होना चाहिए उससे ज्यादा पे कर रहा है ना। आप बोलोगे आप कि कंज्यूमर क्यों फिर पे कर रहा है? देखिए कंज्यूमर को ज्यादा डिफरेंस हो नहीं रहा है। अगर कोई चीज ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है तो हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी होती है उसको एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पे भी प्राइसेस नियरली कांस्टेंट गए, विंडफॉल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं किया है। तो जब तक कोई चीज हमको हर्ट नहीं करती है हम अपोज नहीं करते पॉलिसी को, तो सेम उसी का बेनिफिट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उठा रही है। यस, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट इंडिया कहां स्टैंड करती है इंटरनेशनल, Indians pay significantly more for petrol than in other emerging economies according to International Energy Agency. Yes, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का कहना है कि इंडियंस आर पेइंग मोर। वाई? बिकॉज जैसा कि मैंने समझाया था, क्रूड ऑयल क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। यस, कब लगती है? ड्यूरिंग ऑयल रिफाइनिंग। एक्साइज ड्यूटी के बाद क्या लगता है? सेल्स टैक्स। उसके बाद मार्केट प्राइस डिसाइड होता है जिसपे कंज्यूमर खरीदता है। सेल्स टैक्स कौन लगाता है? स्टेट्स। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? सेंटर। अगर हम ये टैक्सेस बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। यस, सो देखिए इंडिया में क्या है पेट्रोल प्राइस? अराउंड $1 पर लीटर हम पे करते हैं। क्या? दैट मीन्स अराउंड 74 to 75 रुपीज हम पे करते हैं। बट इंडोनेशिया में देखिए कितना है? 0.85। और वियतनाम में कितना है? वियतनाम में 0.85, इंडोनेशिया में 0.45 और थाईलैंड में देखिए 0.9 है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि द इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट? सेंट्रल प्लस स्टेट, इज मोर in India as compared to other economies. Getting this point? Okay. Now, the next point. Reason क्या है? जैसे मैं समझाया, reason is the taxes which are imposed by, center and states. Taxes which are imposed by center and states. The taxes which are imposed by center and state. This dual and high taxation makes the fuel one of the most heavily taxed item. बहुत ज्यादा टैक्सेशन। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन दिल्ली ऑन 7th June was 71 अकॉर्डिंग टू बीपीसीएल। बीपीसीएल क्या है? ऑयल मार्केटिंग कंपनी। मैंने बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं। यस, अब देखिए अगर 71 रुपीज, 72 मानते हैं, 72 रुपीज में से देखिए 32.98 सेंटर टैक्स के पास जा रहा है। अराउंड 33 रुपीज कहां जा रहा है? सेंटर के हाथ में। यस, और देखिए सेल्स टैक्स को वैट भी बोलते हैं। 16 रुपीज कहां पे जा रहा है? 16.5, अराउंड 17 रुपीज कहां पे जा रहा है? स्टेट के पास। दैट मीन्स कितना है टोटल? आउट ऑफ 72 रुपीज टैक्स की फॉर्म में सेंटर स्टेट के पास कितना जा रहा है? अराउंड 50 रुपीज जा रहा है यार।
दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। यस, दैट मीन्स अगर सेंटर स्टेट टैक्स नहीं लगाते तो कितना होता है ये 22 रुपीज। इमेजिन करिए कि आपके जो प्राइजेस हैं पेट्रोल डीजल के कितने कम होते हैं इस समय। यस, सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन सी रेवेन्यूज ऑफ सेंटर एंड स्टेट, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रेवेन्यूज ऑफ सेंटर एंड स्टेट, देखिए ध्यान से 2015-16 में स्टेट की रेवेन्यूज कितनी थी क्रूड ऑयल से, देखिए ध्यान से 18%, और सेंटर की कितनी थी 20। अब देखिए पहले सेंटर लगा देता है फिर बाद में स्टेट लगाता है, तो आप अपने आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सेंटर का टैक्स ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि सेंटर जो है सप्लाई चेन में पहले ही टैक्स लगा दे रहा है, तो स्टेट के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। दैट मीन्स देयर इज मोर सेंट्रलाइजेशन। बट फिर भी स्टेट जो है कम टैक्स नहीं लगा रहे हैं। सेंटर ने लगाया 22 2015 में, स्टेट्स लगाया 18, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच 40%। यस, 2016 में देखिए स्टेट्स लगाया 20, सेंटर ने लगाया अराउंड 25, 45। यस, दैट मीन्स ऑन एन एवरेज अराउंड 40% of the tax revenues of both center and states is coming from the crude oil. Yes, this is an important fact here. Now the next important point is this one. As I said that अलग अलग स्टेट के पास ऑटोनॉमी है कि अलग अलग टैक्स के रेट लगाए। तो देखिए आप, पेट्रोलियम टैक्सेस अकाउंट फॉर 10 to 20% ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज। उत्तर प्रदेश में 14%, सिक्किम 20%, अरुणाचल प्रदेश 4%, वेस्ट बंगाल 13% ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज कम फ्रॉम क्रूड ऑयल, आंध्र प्रदेश 18, तमिलनाडु 16, महाराष्ट्र 14, 19। दैट मीन्स अराउंड 20% ऑफ द स्टेट रेवेन्यू comes from the crude oil. Yes, that is heavily taxed. Are you getting this point? Now, current situation. Now, consumption क्या हो रहा है? Fuel products have taken a severe hit. That means अभी क्या हो रहा है? Because of corona, consumption of the crude oil is decreasing. In April, overall consumption fell 46%. That means अगर हम अप्रैल 2020 की बात करें और उसको हम कंपेयर करें अप्रैल 2019 से, यस, सो कितना डिक्रीज किया है? द डिक्रीज कंजम्पशन इज डिक्रीज बाय अराउंड 46%, यस, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल। यस, मई में कुछ बेटर डिमांड हुई है बट फिर भी कंजम्पशन ओवरऑल कम है। हाउएवर ऑन एन एवरेज इंक्रीज बाय द स्टेट्स हैज लोअर देन द हाइक इन द एक्साइज ड्यूटीज बाय द सेंटर। मैंने क्या बोला था अभी कि जो स्टेट्स जो टैक्सेस लगाता है उसका जो रेट है वो सेंटर के टैक्स लगाने से कम है। दैट मीन सेंटर टैक्स देम हेविली एज कंपेयर टू स्टेट्स। यहाँ पे भी सेंटर ज़्यादा टैक्स लगाता है क्योंकि सेंटर पहले ही टैक्स कर लेता है। और गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर हम सेंटर का सब्सिडी बिल देखें, जैसा कि मैंने बोला कि क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के बाद प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं? डीजल बनता है, यस, और क्या बनता है? पेट्रोल बनता है, और क्या बनता है? नैप्था बनता है, केरोसिन बनता है, नैप्था बनता है, एलपीजी बनता है। यस, तो एलपीजी सिलेंडर्स सब्सिडाइज किए जाते हैं, देयर इज अ सब्सिडी S1। केरोसिन इज हेविली सब्सिडाइज इन आवर कंट्री S2। डीजल और पेट्रोल को सब्सिडाइज करने में डीरेगुलेट कर, दैट मीन जो सब्सिडाइजेशन है वो इनमें डिक्रीज कर चुका है। डीजल और पेट्रोल के प्राइस को हमने डीरेगुलेट कर दिया। दैट मीन्स व्हाट, अब हम इसमें ज़्यादा सब्सिडाइज नहीं करते हैं। तो सेंटर का जो सब्सिडी बिल है हैज हाफ्ड कंपेयर टू 2012 एंड 13 एंड नाउ कंप्राइज ओनली एलपीजी एंड केरोसिन। दैट मीन्स अब जो डीजल और पेट्रोल है इस पर सब्सिडी नहीं जाती है, मेजरली सब्सिडी जाती है केरोसिन और एलपीजी में। यस, और आप देख सकते हैं कितना इंक्रीज किया है। अराउंड 1 लाख करोड़ से 2012 में 1 लाख करोड़ से 2013 से कंपेयर किया जा रहा है। 2021 में देखिए कितना जाएगा, असेसमेंट है 40,000 करोड़ रुपीज। 2020 में देखिए, तो देयर इज अ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द सब्सिडाइजेशन बिकॉज ऑफ डीरेगुलेशन। यस, और सब्सिडी तो छोड़िए, अब सेंटर क्या कर रहा है? रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है इसके थ्रू। अगर दिस पॉइंट,
सो केनेशियन इकोनॉमिक्स क्या है, अब इसको लॉजिक को समझिए। सी व्हेन वी स्टार्ट टॉक अबाउट केनेशियन इकोनॉमिक्स, जॉन मेनार्ड केन, इसने बोला था कि देयर शुड बी अ रोल ऑफ स्टेट वेयर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है वो ऑटोनोमस नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी अ रोल ऑफ स्टेट। नाउ रोल ऑफ स्टेट इन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। इन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ जैसा कि मैंने बोला, मार्केट में क्या होना चाहिए? ओनली डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड कौन कर रहा है? कंज्यूमर कर रहा है। सप्लाई में कौन लोग इंपॉर्टेंट है? 3 लोग इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। यस, तो गवर्नमेंट का रोल क्या है? गवर्नमेंट यहां पे आकर के इन पे क्या कर देती है? टैक्सेस करती है, और अगर चीजें महंगी होती हैं तो कंज्यूमर को क्या करती है? सब्सिडाइज करती है। कभी सब्सिडाइज करती है, कभी टैक्सेस। यस, तो रिसेंटली क्या हो रहा है? रिसेंटली सब्सिडी जो है वो कम हो रही है और जो टैक्सेस हैं वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सेंटर की और स्टेट की जो है वो इनसे रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है। यस, सो दिस इज द रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी। ज्यादातर हमें केनेशियन इकोनॉमिक्स जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हाउ सेंटर क्रिएट्स द डिमांड इन द इकोनॉमी, बट केनेशियन इकोनॉमिक्स आल्सो इंक्लूड हाउ सेंटर controls the production in the economy by imposing the tax, how the government does this same thing. I get this point? So there are various angles in deciding the price of crude oil. So what we had discussed today, let's revise it very quickly. What we had discussed today, we discussed about the complexity in the relationship between the crude oil and the role of government here. So what we discussed? The first point we discussed about the supply chain, how the taxes are imposed in our country, supply chain concept हमने discuss किया. After that what we discussed? We discussed how the center and the states are taxing it. Yes, how we also discussed that it is discretionary income, discretionary expenditure. इसीलिए आप देखिए कि कोरोना में क्या हुआ है, इसका कंजम्पशन कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, वो उनका डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर है। यस, दे कैन नॉट रिड्यूस देयर नेसेसिटी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, बट सर्टेनली दे कैन रिड्यूस देयर डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर। यस, और दिस डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर इज बोथ सब्सिडाइज्ड एज वेल एज टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो सब्सिडाइज किया जाता है, इसको अंडर रिकवरी बोलते हैं, और जब टैक्सेस ज्यादा होते हैं तो फिर सेंटर रेवेन्यूज गेन करता है। हमने भी देखा कि किस तरीके से इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन इंडियन प्राइसेस जो है वो कांस्टेंट है। और हमने यहां पे क्या कॉन्सेप्ट देखा कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट की अराउंड 40% रेवेन्यू कहां से आ रही है? टैक्स रेवेन्यू कम्स फ्रॉम टैक्सिंग द क्रूड ऑयल। यस, सो डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. Are you getting this point? So now come to the question of the day. What could be the question of the day? Revision हमने डिस्कस किया, क्या क्या हमने डिस्कस किया, आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं. We discussed this point already. क्वेश्चंस की बात करते हैं. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which of the following statements regarding the price of the petroleum products in Indian economy is correct? Crude oil comes under the ambit of GST. Center and state both have the power to levy the taxes on the petroleum products at the same level of the supply chain. After deregulation of prices of petroleum diesel, center subsidy support is minimal. And fourth, the price of petroleum products is highly dependent on international exchange rate. ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में. Yes, if I talk about the main question, इसका आपको आंसर करना है. Fuel is a discretionary spending, environmentally harmful, and making high taxes on it politically acceptable. Critically discuss the federal perspective in crudeonomics. तो आपको इनको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये इन्वायरमेंटली हार्मफुल है, कैसे ये एक डिस्क्रेशनरी एक्सपेंडिचर है. तो इसीलिए जो टैक्सेस हाई रखे गए हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट हैं, बिकॉज ये इन्वायरमेंटली रॉन्ग है और लोग डिस्क्रिशन पे खर्च करते हैं तो टैक्सेस बढ़ा सकते हैं. और आपको फेडरल पर्सपेक्टिव समझाना है, दैट मीन्स हाउ द सेंटर एंड द स्टेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड हाउ देयर रेवेन्यूज आर डिपेंडेंट on the price of the crude oil. So that's all for today. We'll bring more
these kind of qualitative discussions over a period of time. Till then, take care. Bye bye. We'll meet again.